लगभग 36 साल पहले एक बच्चा जो हाफ पैंट पहनता था, वो हाफ पैंट नहीं जो एक रंग का हो, वो रंग जो बहुत रंगे हो और उसके मदर फादर सिलवाते थे और वो पहनता था। वो बच्चा ऐसे आयोजनों में खास करके क्या प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलनों में कुर्सी लगाता है, कुर्सी झाड़ता है, टेंट समियाना लगाता है, पोस्टर साटता है, चंदे भी काटता है, खाने की व्यवस्था देखता है, चाय पिलाता है, लेखकों को आने जाने की व्यवस्था करता है, लगभग 36 साल से। और उस लेखक को, और इस बात के गवाह डॉक्टर खगेन ठाकुर जी हैं, क्योंकि खगेन ठाकुर जी मुझे 36 साल से लगभग जानते हैं। तब से जानते हैं जब मैं बैनर काटता था, बैनर उठाता था, पोस्टर लगाता था, कुर्सियां झाड़ता था, खाने पीने की व्यवस्था करता था। और वो बच्चा आज आपके सामने है और पहली बार, जीवन में पहली बार मंच संचालन कर रहा है प्रेमचंद जी को लेकर। ये हमारे लिए मैं सर 36 साल से, जब मुझे आप जानते हैं, कैसे जानते हैं आपको पता है, 36 साल से, 36 साल हो गए होंगे। 80-82 का, 1980-82 का रहा होगा वो दौर। मैं उस समय खेला था। डॉक्टर पीयूष साहब, आप मंच पे पधारे हैं। आपको इस गोष्ठी में वक्ता के तौर पे आमंत्रित किया जाता है। तो सर 36 साल लग गए यहाँ तक आपके आने में। और 36 क्यों लगे? इस मंच तक आने में 36 साल, मुझे पहली बार मैं मंच संचालन कर रहा हूँ, जबकि मैं 22 साल से दिल्ली में और बम्बे में हूँ। तो 36 साल क्यों लगे? मैं कहीं और जा सकता था और सोच सकता था और भी कुछ काम कर सकता था, लेकिन नहीं। ये 36 साल महज इसलिए लगे कि इस कालखंड में एक जो संघर्ष है, और संघर्ष का जो बुनियाद है, वो हमारे बीच कहीं ना कहीं 36 साल में प्रेमचंद है। और जब प्रेमचंद है तो एक प्रेमचंद का नशा भी है। और आप मान के चलें कि मैं नशे में ही बोल रहा हूँ, नशे में ही बात करेंगे, बाकी लोग तो नहीं, लेकिन खगेंद्र जी इस बात को जानते हैं 36 साल से, क्योंकि हाफ पैंट से वो मुझे देख रहे हैं। और इसकी बात यह भी है कि इस विषय को बात करने के लोग कम लोग हैं और ठोस लोग हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि, और हमारी कोशिश यह भी होगी कि जो वक्ता 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो विषयों का दोहराव न करेंगे, क्योंकि प्रेमचंद पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत बोलने की स्थितियाँ हैं। तो दोहराव न हो, नई नई बातें आएँ, और वो बातें जो हम लोग जानते हैं, वो जानते हैं, उसके आगे की बात, क्षितिज से ऊपर की बात निकल कर आए, जो आने वाले दिनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो, वो बातें आए तो बहुत अच्छी बात होगी। हम अनुरोध करेंगे। इस सत्र को शुरुआत करने के लिए मैं डॉक्टर कमलकांत लाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात शुरुआत करें। धन्यवाद कृपाशंकर जी। ये आप सभी विद्वजनों को मेरा साधुवाद। आपने मुझे यहाँ पर आकर के इस सेमिनार में कुछ बोलने का मौका दिया है। धरती लाल है और आप लाल सलाम उन्होंने कहा, उसी तरह से उन्होंने वक्ता के रूप में सबसे पहले लाल को ही बुलाया है। मेरा नाम डॉक्टर के लाल। पेशे से चिकित्सक हूँ, लेकिन साहित्य बाय डिफ़ॉल्ट साहित्यकार हूँ। प्रेमचंद की विरासत
पर बोलने के लिए सबसे पहले बुलाया जाना एक चुनौतीपूर्ण काम है, और उस चुनौती को इन्होंने और भी बढ़ा दिया है ये कह करके कि आप जो भी बात कहेंगे वो दूसरे वक्ता उसका रिपीटेशन नहीं करेंगे। यानी कि मुझे उन बातों को नहीं कहना है जो कि मेरे आने वाले वक्ता कहने हैं, या अगर मैं कह दूं तो शायद उनके लिए धर्म संकट पड़ जाए। इसलिए मैं इस वक्तव्य को एक विषय प्रवेश के रूप में आपके सामने पेश करता हूं, ताकि बाकी वक्ताओं को भी बोलने का अवसर मिल जाए। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले शशि जी का आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि उनका मेरे प्रति बहुत ही स्नेह है और उन्होंने अंतिम समय में मेरा नाम सबसे ऊपर रख करके अपना स्नेह प्रदर्शित किया है। शशि जी को फिर से नमस्कार। शशि जी, ये मेरे बहुत ही पुराने परिचित हैं, मेरे पिताजी के समय से, और उनका मैं बहुत आदर करता हूँ। बहुत सारे ऐसे नामचीन लोग हैं, बहुत सारे साहित्यकार हैं जिनके साथ मैं आज पहली बार रूबरू हो रहा हूँ और उनके सामने कुछ कहने का मौका मिला है मुझे, और इसके लिए मैं सचमुच बहुत ही आभारी हूँ आप लोगों का। मेरी ऐसी हस्ती नहीं है कि आप लोगों के सामने खड़ा होकर दो शब्द कह सकूँ, लेकिन फिर भी आपने मौका दिया। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेमचंद की विरासत। और प्रेमचंद की विरासत के बारे में जो बातें होंगी उसमें मेरा जो लक्ष्य होगा कि इस विरासत को आगे कैसे ले जाया जाए। और मैं विशेष तौर पर अपने वक्तव्य में, छोटा सा वक्तव्य है, विशेष तौर पर मैं राष्ट्रीय महासचिव श्री राजेंद्र राजन जी के जो कल उन्होंने कहा था, जो उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि लेखक कैसे लिखे, क्या लिखे, कैसे लोगों तक पहुँचे, मैं उस पर ज़्यादा केंद्रित करूँगा विरासत को आगे ले जाने की बात। तो विषय प्रवेश के रूप में कहते हुए मुझे इतना ही कहना है कि हिंदी कहानी के पितामह, कलम का सिपाही, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट श्री धनपत राय उर्फ नवाब राय उर्फ प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी थी। आदर्शवादी यथार्थवाद से चलकर आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की उनकी लंबी यात्रा कई पड़ावों से गुजरती हुई अंततः समृद्ध और परिपक्व होती हुई एक हिंदी कथा साहित्य में एक क्रांति ले आई। प्रेमचंद को प्रगतिशील विचार एवं साहित्य की उनको कोई विरासत में कुछ भी नहीं मिला था। उनके पहले अय्यारी की कहानियाँ, प्रेम की कहानियाँ और तिलस्म की कहानियाँ बहुत लिखी जाती थीं, और प्रेमचंद जी ने सबसे पहले प्रगतिशील विचारधारा को साहित्य में से जोड़ा और जन जन की बात कही। और जो किसान हैं, जो बिल्कुल हाशिए पर खड़े लोग हैं, उनकी कहानी, उनको नायकत्व प्रदान करके उन्होंने एक नई तरह की धारा उत्पन्न की। और इन धाराओं को आगे चल करके किसान से लेकर के जन जन तक, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लेखकों ने अपना योगदान दिया, जिनके बारे में शायद मेरे आने वाले वक्त तक कुछ कहेंगे। मैं विशेष तौर पर श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक उक्ति का उल्लेख करना चाहूँगा। उन्होंने लिखा था कि प्रेमचंद की कहानियों में अशिक्षा, निर्धन, गंवार और जाहिल कहे जाने वाले लोग उन लोगों से ज़्यादा अधिक आत्मबल रखते हैं और न्याय के प्रति ज़्यादा सम्मान रखते हैं, जो शिक्षित हैं, चतुर हैं, दुनियादार हैं और शहरी हैं। एक बार ये किसान, ये गरीब इस बात का अनुभव कर सकें कि संसार की कोई भी शक्ति उन्हें नहीं दबा सकती, तो ये निश्चय ही अजय हो जाएंगे। प्रेमचंद के समय की जो चुनौतियां थी वो थी पूंजीवाद और सामंतवाद, ब्राह्मणवादी सोच के विरुद्ध। और
उपनिवेशवाद, और हमारे सामने जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां हैं साम्राज्यवादी, पूंजीवादी और सांस्कृतिक सांप्रदायिक फासीवादी ताकतों के विरुद्ध एक जनमानस तैयार करना। चुनौतियों में अंतर है, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है वो कॉमन पीपल की बात कहने के लिए, उनके सामने लाने के लिए। अब हम लोग, मैं मुख्य बात पर आता हूँ कि जो श्री राजेंद्र राजन जी ने कल जिस बात की चर्चा की थी कि हम लोग जो लिख रहे हैं तो उसको पढ़ने वाले जिनके लिए लिख रहे हैं, क्या उन तक हमारी बात पहुँच रही है, और जो हम लिख रहे हैं, जिनके लिए हम लिख रहे हैं, क्या उनके मानस तक या उनके चेतना तक हम अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। तो इस संबंध में हमें ये गौर करना होगा कि ये जो बाजारवादी संस्कृति में, ये जो मार्केटिंग का जो स्टाइल है, उस बाजारवादी संस्कृति को फासीवादी ताकतों ने सोशल मीडिया और नए नए जो संप्रेषण के माध्यम आए, उनका ऐसा उपयोग किया है, इस ढंग से उपयोग किया है कि हमारी बातें आज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। सुधीर सुमन जी ने कहा कि कल बता रहे थे कि आज घर घर में विरोध है कि आप अगर जन की बात करना चाहते हैं तो आपके घर में फांसीवादी विचारधारा, आप ही की पत्नी, आप ही के बच्चे आपका विरोध करते हैं। ये कैसे हो गया? इसके पीछे एक कारण है मार्केटिंग स्टाइल की। मार्केटिंग में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं कि हर आदमी का एक मेंटल स्पेस होता है, जिस स्पेस के अंदर में वो अपनी सोच रखता है। बाजारवाद में जगह पर काबिज हो जाते हैं, और यही चीज़ जो हमारी सामाजिक सांप्रदायिक फासीवादी ताकतों ने किया है कि इस नए हथियार से उन्होंने पूरे जन के मेंटल स्पेस का सारा जगह घेर लिया है, और ऐसे में हम जो बात करते हैं उसको सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। उस पर विचार करने और उसके अनुरूप अपने विचार बनाने की बात ही छोड़ दीजिए। ये जो उन्होंने कपाट बंद करके रखे हैं, इन कपाटों को खोलना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी होगी, अगर हम प्रेमचंद की विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं। तो जो बातें प्रेमचंद ने कही मजलूमों, गरीबों, किसानों, उपेक्षित लोगों के लिए, वो बातें अगर हम आज कह रहे हैं, हमें उसको नए ढंग से कहना होगा, उस मेंटल स्पेस में अपनी जगह बनानी होगी, और वो जगह बनाने के लिए भी बहुत ही मेहनत करनी होगी। और उस मेंटल स्पेस में घुसने का जो तरीका है, आप कुछ भी लिखते हैं वो सुनेगा नहीं, आप कुछ भी कह रहे हैं वो पढ़ेगा नहीं। तो आपको उस मेंटल स्पेस में घुसने के लिए एक उपाय ढूंढना होगा, और इसके लिए मैं वापस प्रेमचंद जी की बात पर आता हूँ। आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रेमचंद जी बेसिकली मूलतः उर्दू के कथाकार थे, लेकिन अपने सभी उपन्यासों का वो जो प्रारूप है वो अंग्रेजी में लिखते थे। उसके बाद उसकी वो उर्दू में कहानी लिखी जाती थी, और अंत में उसका अनुवाद हिंदी में करने के बाद सबसे पहले हिंदी में छपती थी। अगर हम देखें प्रेमचंद के व्यक्तित्व को, वो अपनी डायरी भी इंग्लिश में लिखते थे, और हम आज उन्हें हिंदी का साहित्यकार मानते हैं, लेकिन भाषाओं की जो सीमाएं हैं उसको तोड़ करके उन्होंने एक ऐसे प्रोग्रेसिव थॉट की ओर कदम रखा जहां भाषाएं अंग्रेजी में प्रारूप, उर्दू में पहला लेखन, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन, फिर पहले हिंदी में छपना, फिर उर्दू में छपना, ये जो
बात मेरी नज़र में आई तो मैंने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है हमें अपने अंदर इस बात पे को का जो अगर एक मिसकॉन्सेप्ट है कि हम लोग केवल हिंदी के साहित्यकार हैं, हमें हिंदी में ही बात करनी चाहिए, तो आज वो ज़माना नहीं है। आपके बच्चे आज हिंदी इंग्लिश दोनों तरह की भाषाओं का मिश्रण करके बात करते हैं, उनको उसी की भाषा में बात समझ में आएगी। आज का जो समय है, आज किसी के पास पढ़ने का वक्त नहीं है। जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था तो हम लोग गोरकी और टॉल्स्टॉय और दोस्तोयेवस्की वगैरह पढ़ते थे, और जब हमारा पहला लेखन जब हमने कहानी लिखी तो मेरे दोस्तों ने उसे इनकार कर दिया, खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि बड़ी डिटेल्ड होते थे कहानियाँ, कि वो कैसे मुड़ा, फिर उसने अपने जेब में हाथ डाला, फिर बाहर निकाला, फिर उसने देखा। ये डिटेलिंग मेरे समय के जो नौजवान थे उन्होंने कहा कि नहीं, इस डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं, तुम कहना क्या है पहले वो कह दो। तो आज का जो ज़माना है वो उससे भी आगे बढ़ चुका है। आज व्हाट्सएप का ज़माना है, 4 लाइन की पंक्तियाँ होती हैं, 4 लाइन के बात होती है और लोग आपस में इसको विमर्श करते हैं या आपस में इसको शेयर करते हैं। तो हमारा अगर विरासत को आगे ले जाना है, सबसे पहले उस मेंटल स्पेस में घुसने के लिए हमें नए जो आपके सोशल मीडिया के जो माध्यम हैं उनके द्वारा लघु कथाओं के रूप में पहले हम लोगों को उसमें प्रवेश करना होगा। एक बार हमारी बात सुनना शुरू कर दें, उसके बाद से फिर उसका विस्तार हम लोग कर सकते हैं। फिर वो अगर सुनने लगेंगे तो हमारा स्पेस बढ़ता जाएगा। आपने सुना होगा वो ऊँट की कहानी, और जिसमें कि ऊँट ने अपने नाक घुसाने की केवल जगह बनाने की गुजारिश की थी और उसके बाद से वो पूरे तंबू में समा गया था। हमें ऊँट की नाक की तरह सबसे पहले उनके मेंटल स्पेस में घुसने की कोशिश करनी होगी। और ये जो कदम है, इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि मुझे बहुत ही आश्चर्य है कि आज तक हमारा कोई वेबसाइट नहीं है। प्रगतिशील लेखक संघ का कोई वेबसाइट नहीं है जहां पर कि हम लोगों से बात कर सकें, जहां पर उस वेबसाइट के माध्यम से हम लोग अपने विचार उन तक लोगों तक पहुंचा सकें। मेरा सजेशन है कि हमें एक वेबसाइट ज़रूर बनानी चाहिए जिसका कि एक सेंट्रल संपादकीय मंडल हो, जो कि उसमें कहानियाँ और कविताएं चुन करके डालें, और फिर हम लोग इनवाइट करें लोगों को कि आप हमारे वेबसाइट पर आकर के हमारी कहानियाँ पढ़ें। ये 300 पुस्तकें जो राजेंद्र राजन जी ने कल कहा था कि हम लोग कैसे पहुँचेंगे, कि 300 पुस्तकें छपवा करके और आपस में एक दूसरे को पढ़वा करके हम लोग अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते हैं, इस विरासत को आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो अंत में जो समराइज़ करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी बात बिल्कुल छोटे में कह करके और सोशल मीडिया का सहारा लेकर के छोटे में बात कहना और अपना एक वेबसाइट तैयार करना, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम प्रेमचंद की विरासत को आगे ले जाने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।